नमस्कार विद्यार्थियों। साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपकी फोर्थ ग्रेड की जो साइंस की सिलेबस है उसमें आपका ये टॉपिक है मानव रोग कारक एवं उसका निदान। ये साइंस का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में ये साइंस का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे अलग जो आपका सब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर देंगे। आप कमेंट करके अवश्य बताना कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, मैथ करनी है या फिर आपकी इंग्लिश करनी है, क्योंकि मैं 3 ही सब्जेक्ट कराता हूं आपका, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स को। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस फ्री क्लास का आनंद उठा सके। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो रोग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग हैं वो 2 प्रकार के हैं। देखिए हमारा जो ये कंटेंट है ये रहेगा आरबीएससी की जो साइंस की बुक चलती थी पहले, 2018 से पहले जो बुक्स चलती थी वहां से मैं लेता हूं और वहीं से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। चाहे कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए इंडिया में, हमेशा क्वेश्चन आएंगे वहीं से उठते हैं, उन्हीं किताबों से उठते हैं। तो रोग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग क्या होते हैं? वे रोग जो एक रोगी के स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं उनको बोलते हैं क्या? संक्रामक रोग बोलते हैं। मतलब मान लीजिए एक रोगी है, उसके संपर्क में दूसरा रोगी आया और दूसरा स्वस्थ व्यक्ति आया और उस रोगी का जो रोग है वो उस स्वस्थ व्यक्ति में फैल गया है, तो ऐसा रोग कहलाता है आपका कौन सा रोग? संक्रामक रोग। जैसे उदाहरण, पहला हैजा। हैजा आपका संक्रामक रोग है। हैजा होता है विब्रियो कोलेरी जीवाणु से। टाइफाइड है, टाइफाइड भी है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। क्षय रोग होता है जिसको बोलते हैं टीबी। आगे है सर्दी जुकाम। ये क्या है? आपके संक्रामक रोग हैं। जैसे जुकाम लगते हैं और जुकाम वाले व्यक्ति के पास कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसको भी क्या लग जाती है? जुकाम लग जाती है। और जुकाम किससे होता है? आपका जीवाणु से होता है। ये वायु, जल एवं भोजन, कीटों व संपर्क द्वारा फैलते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल याद करने हैं कि संक्रामक रोग के एग्जाम्पल, पहला है हैजा, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है क्षय रोग और चौथा है सर्दी जुकाम। यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है या फिर कौन सा नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। और ये किसके द्वारा फैलते हैं? वायु, जल और भोजन। यहां से भी क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि संक्रामक रोग का किसके द्वारा फैलते हैं, किसके द्वारा नहीं फैलते हैं। फिर वो ऑप्शन देगा वायु, जल, भोजन, कीट के द्वारा। ठीक है, और अगला है कीट, इनके द्वारा ये फैलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। अब दूसरा हमारे पास है क्या? असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होते हैं? वे रोग जो व्यक्ति अर्थात रोगी से व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके असंक्रामक रोग होते हैं। अर्थात जो रोगी व्यक्ति है उसके संपर्क में एक स्वस्थ व्यक्ति आता है तो वो रोग स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता, उसको क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कैंसर है। कैंसर किससे होता है? ये होता है कोशिकाओं में जब अनियंत्रित रूप से विभाजन होता है तो कैंसर होता है। दूसरा है जोड़ों का रोग। तो जोड़ों का रोग भी क्या है? आपका असंक्रामक रोग है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये हो गए हैं रोग के प्रकार, संक्रामक और असंक्रामक रोग हो गए हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो ये आपको पेड रूप से मिलेगी और हमने बता रखा है कि आपको एक पीडीएफ का 10 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास अब आता है प्रत्येक, अब हर एक रोग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरफ रोग रहेगा, इस तरफ रोग कारक सूक्ष्म जीव यानी किससे होता है और यहां पर उसके लक्षण, और इस तरफ बचाव के उपाय और लास्ट में उपचार। तो पहला रोग आपके पास है क्षय रोग। क्या है? क्षय रोग है, जिसको बोलते हैं टीबी बोलते हैं। किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे यहां से कि रोग देगा और उसका रोग कारक पूछ लेगा, यानी कि जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है या फिर कृमि से होता है या फिर प्रोटोजोआ से। ये इसी प्रकार से क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो टीबी है, क्षय रोग है, ये जीवाणु से होता है और जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। और किसके द्वारा होता है, मतलब किसके द्वारा संचारित होता है? ये वायु द्वारा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात
अच्छे से याद कर लेना है। लक्षण क्या है? तो भूख नहीं लगना, वजन घटना, कमजोरी बढ़ना, लगातार सर्दी एवं कफ, कम ताप का बुखार, थूक के साथ रक्त निकलना, सीने में दर्द, ज्यादा चलने पर श्वास का फूलना, लस्सी का ग्रंथि का फूलना, आहार नाल व हड्डियां और फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा कि 6 रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये याद लेना है, फेफड़े इनमें प्रभावित होते हैं, लंग्स इसमें प्रभावित होते हैं। ये अच्छे से याद करके जाना है और ये इसके लक्षण हैं। बचाव क्या करेंगे? तो 6 रोगी को अलग रखना, अलग रख देंगे, उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना, इधर उधर नहीं थूकना, खांसते समय मुंह पर कपड़ा या रुमाल रखना चाहिए। ये इसके बचाव के उपाय हैं। अब उपचार क्या करेंगे? थूक की जांच करेंगे, सीने का एक्सरे करेंगे और एमडीटी का चिकित्सक अनुसार सेवन, डोट्स के नियंत्रण में रहना। मतलब डोट्स जो है ये किसके लिए किया जाता है? डोट्स उपचार ये किया जाता है 6 रोग के लिए। तो याद करना कि डोट्स किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है टीबी या 6 रोग के लिए। जो मैं बॉक्स बना रहा हूं उसको तो अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आ जाएगा डोट्स किस रोग के लिए किया जाता है और फेफड़े किस रोग में प्रभावित होते हैं, और ये वाला तो अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास रोग है हैजा रोग। क्या है? हैजा। हैजा भी आपका जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से फैलता है। और कौन सा बैक्टीरिया है? विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया है। संचरण किसके द्वारा होता है? दूषित जल एवं भोजन के द्वारा होता है। तो ये वाला बुक्स अच्छे से याद करके जाना है। अब देखिए लक्षण क्या है? तो इसमें उल्टियां आती हैं, जलीय दस्त लगते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन आती है, शरीर में जल की कमी हो जाती है और बुखार आता है, तेज प्यास लगेगी और जीभ का सूखना, मतलब बार बार जीभ सूखेगी। मतलब जब शरीर में पानी की कमी होगी तो बार बार जीभ सूखेगी। आंखें धीसना, पेट तथा आंत में संक्रमण होता है। तो इसमें ध्यान में रखना है, इसमें कौन प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? पेट और आंत प्रभावित होती है। ये बात इसमें ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो किस प्रकार से क्या करेंगे ये होंगे। इसमें क्या देखिए, यहां पर ये चल रहा है, यहां पर बचाव के उपाय क्या करते हैं ये है। तो यहां पर बचाव के उपाय क्या करेंगे? तो व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, यानी कि अच्छे नहा धो करके अच्छे से रहेंगे। इसमें भली भांति पके भोजन का सेवन, मतलब जो आपका ताजा भोजन है वो करेंगे। उबला पेयजल पिएंगे, यानी उबाल करके जल को पिएंगे। टीकाकरण कराएंगे टाइम टू टाइम। मलमूत्र सड़ी गली वस्तुओं के निस्तारण की उचित व्यवस्था करेंगे। रोगी से दूरी रखेंगे, रोगी से दूरी बना करके रखेंगे। अब उपचार क्या करते हैं? तो इसमें उपचार करते हैं ओआरएस, जीवन रक्षक घोल पीना व दवाइयां लेना। ठीक है, अब आता है आपका जो ओआरएस है, इसका फुल फॉर्म आती है ओआरएस। ओआरएस का पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये इसका क्या है? पूरा नाम है ओआरएस का। क्वेश्चन आएगा ओआरएस जीवन रक्षक घोल किस रोग में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है हैजा में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये वाला अच्छे से आपको याद करके जाना है ओआरएस के बारे में, और ओआरएस की फुल फॉर्म याद करनी है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास अगला रोग है टाइफाइड रोग। क्या है? टाइफाइड। ये भी किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा बैक्टीरिया है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, मतलब जीवाणु है। और किसके द्वारा संचरण होता है? जल के द्वारा संचरण होता है। तो ये वाला बॉक्स अच्छे से याद करके जाना आपको। अब देखिए इसमें लक्षण क्या होते हैं? तो छोटी आंत में संक्रमण होता है। इसमें किसमें होगा? छोटी आंत में संक्रमण। प्रतिदिन सिर दर्द रहेगा तथा बुखार आती है। दूसरे सप्ताह में बुखार अधिक आएगी, तीसरे व चौथे सप्ताह में बुखार कम होगी, शरीर में दर्द, कब्ज होगी, धीमा हृदय स्पंदन होगा, जीभ के ऊपरी भाग में लाल चकत्ते होंगे। यह ध्यान में रखना है।
कि इसमें क्या होती है, जीभ प्रभावित होती है, एक तो क्या होगी जीभ, और इसमें क्या होती है, आंत प्रभावित होती है, किसमें, टाइफाइड में। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब बचाव देख लेते हैं कि बचाव कैसे करेंगे। तो भोजन व जल को शुद्ध रखना, मल व अन्य दूषित पदार्थों का उचित स्थान पर विसर्जन, भोजन को मक्खियों से बचाना, टाइफाइड होने पर ए तथा बी टीका लगवाना। मतलब तो टाइफाइड होता है तो हम टीका कौन कौन सा लगवाते हैं, ए व बी टीका लगाते हैं, टाइफाइड ए व बी का टीका लगवाते हैं। अब उपचार कैसे करेंगे, तो रोगी को बुखार आने पर पूरा आराम देते हैं, प्रतिजैविकों मतलब एंटीबायोटिक से उपचार कराते हैं, चिकित्सक की निगरानी में दवाइयां लेनी होती हैं। ठीक है, तो मेन बात इसमें क्या ध्यान में रखनी है, पहला तो ये वाला बॉक्स याद करना है। दूसरा, इसमें क्या क्या प्रभावित होता है, छोटी आंत, ये बॉक्स याद करना है। और इसमें जीभ प्रभावित होती है, जीभ पर लाल चकत्ते, ये इसमें याद करना है। ठीक है, और ये वाला याद करना है, इसमें कौन कौन सा टीका लगाया जाता है, टाइफाइड ए तथा बी का टीका लगाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, अगला रोग है आपका पोलियो रोग। कौन सा है, पोलियो रोग। पोलियो रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, मतलब विषाणु के कारण होता है। और कौन सा वायरस है, पोलियो वायरस। किसके द्वारा संचारित होता है ये, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है, तो ये वायु या जल के द्वारा क्या होता है, संचारित होता है। तो ये क्या है, आपका संक्रामक रोग है। इसमें क्या क्या प्रभावित रहेगा, तो मेरुरज्जु, मस्तिष्क एवं पैर प्रभावित होते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रभावित रहेंगे, मेरुरज्जु होगी, मस्तिष्क रहेगा, इसके अलावा पैर प्रभावित रहते हैं। ठीक है, बुखार आना, मांसपेशियों का सिकुड़ना, प्रभावित हाथ पैर का विकास धीमा, सिर दर्द, उल्टी, गर्दन में दर्द, तंत्रिका तंत्र के नष्ट होने से प्रभावित हाथ या पैर का कार्य न करना, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पोलियो हो सकता है। मतलब ये ज्यादा किस में होता है, 6 माह से लेकर के और 3 वर्ष का जो बच्चा होता है, इसमें इन बच्चों में ये पोलियो ज्यादा होता है। अब इसका बचाव के उपचार क्या करते हैं, पोलियो की दवा पिलाई जाती है, इसमें हर साल पोलियो की दवा पिलाई जाती है ना, ड्रॉप्स पिलाई जाती है, तो उसके द्वारा उपचार किया जाता है। अब उपचार क्या करते हैं, चिकित्सकीय निर्देश निर्देशानुसार ऑपरेशन जयपुर फुट का उपयोग व फिजियोथेरेपी की जाती है इसमें। ठीक है, इतना ही इसमें याद करना है। आगे देखिए, नेक्स्ट रोग है आपका रेबीज रोग। क्या रेबीज, जिसको जलातांक रोग भी बोला जाता है, ये किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। संचरण किसके द्वारा होता है, संचरण जो होगा वो होगा संक्रमित कुत्ता, बंदर, लोमड़ी, भेड़िया, जिनकी लार में रेबीज वायरस होते हैं। तो ये किसके, कुत्ता के काटने पर, जो कुत्ता है वो काटेगा, या फिर बंदर के काटने पर, या फिर लोमड़ी व भेड़िया, इसके द्वारा ये क्या होता है, फैलता है, संचरित होता है। इनकी लार में क्या होता है, कुत्ते और इन जो बंदर वगैरह हो गए, इनकी लार में पाया जाता है रेबीज का वायरस पाया जाता है, और वो होता है रेबडो वायरस। कौन सा होता है, रेबडो वायरस होता है। ठीक है, मतलब जब कुत्ता काटता है और उसके लार में जब रेबीज वायरस होता है, तो थोड़े दिनों बाद में इसमें लक्षण दिखाई देते हैं व्यक्ति में, वो जल्द से क्या डरेगा और वो कुत्ते की तरफ भौंकना स्टार्ट कर देता है, मतलब कुत्ते के लक्षण आ जाते हैं उसमें, और लास्ट में दर्दनाक उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए समय रहते हुए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इंजेक्शन लगता है इसका, अगर हम समय रहते दिखा लेते हैं तो इलाज हो जाता है, लेकिन अगर लंबे समय तक हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया तो फिर इसका इलाज नहीं हो पाता है और व्यक्ति क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। चलो, इसके लक्षण क्या होते हैं, तेज बुखार आना, सिर दर्द, बेचैनी, कंठ का अवरुद्ध होना, पानी से डर लगना। मतलब जब रेबीज रोग शरीर के अंदर इंजेक्ट हो जाता है तो व्यक्ति जो है, जब उसको प्यास भी लगेगी, जब उसके पास पानी भी लेकर के जाएंगे तो वो पानी से डरेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया है, हाइड्रोफोबिया ये किसके कारण होता है, ये होता है रेबीज के कारण। ये ध्यान में रखना है ये वाला शब्द। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें बचाव के क्या करेंगे, बचाव क्या करेंगे इसमें, तो आवारा कुत्तों तथा बिल्लियों की रोकथाम, पालतू तथा आवारा जानवरों का टीकाकरण कराते हैं, समय समय पर उनका टीकाकरण कराया जाता है जिससे वो रेबीज से ग्रस्त ना हो।
फिर हम उपचार क्या कराते हैं, तो रेबीज ग्रस्त जानवर के संपर्क में नहीं आना चाहिए। मतलब कुत्ता अगर क्या है रेबीज से ग्रस्त है तो उसके दूर रहना चाहिए। घाव को पानी तथा साबुन से धोना, डॉक्टर की देखरेख में एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाना। मतलब जब कुत्ता काटता है तो हमें एंटी रेबीज का टीका लगवा लेना चाहिए समय रहते हुए, जिससे हमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, रेबीज रोग नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला रोग देखिए, अगला रोग है छोटी माता, जिसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है चिकन पॉक्स। क्या नाम है, चिकन पॉक्स। ये किससे होता है, वायरस से होता है, अर्थात विषाणु से होता है। और कौन सा विषाणु है, वेरिसेला जोस्टर। कौन सा है, वेरिसेला जोस्टर है। संचरण किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा और सीधे संपर्क के द्वारा होता है। तो ये अच्छे से याद करके जाना है आपको। अब इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं, तो हल्का या मध्यम बुखार आना, पीठ में दर्द होता है, घबराहट होती है, पूरे शरीर पर दाने दाने आना, पहले गले पर फिर चेहरे पर और फिर पैरों पर 4 से 7 दिनों बाद दानों पर पपड़ी जमना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये इसके क्या हो गए लक्षण। अब बचाव क्या करेंगे, तो रोगी से अन्य लोगों को दूर रखते हैं। इसमें रोगी की व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं का अलग कर देते हैं हम। अब उपचार क्या करते हैं, कुछ खास तरह से तैयार मलहम, नारियल का तेल दानों पर लगाना, संबंधित दवाइयां लेना। मतलब जो दाने बन गए हैं उस पर नारियल का हम क्या लगाते हैं, तेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तेल। ठीक है, तो छोटी माता जीवन में एक बार होती है आपका। कब होती है, जीवन में एक बार होती है छोटी माता। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास है क्या, अगला रोग है हमारे पास खसरा। क्या है, खसरा। खसरे का दूसरा नाम है मीसल्स। क्या नाम है, मीसल्स। ये किससे होता है खसरा रोग, ये होता है वायरस के कारण। वायरस को क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं। इसका संचरण किसके द्वारा होता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, वायु द्वारा। तो ये क्या है, एक संक्रामक रोग है। क्या है, संक्रामक रोग। अब इसके लक्षण किस तरह से दिखाई देते हैं, तो चमड़ी पर लाल लाल दाने उभरना, खुजली होना व जलन होना, ये इसके क्या है, लक्षण है। अब बचाव क्या करेंगे, तो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अलग रखना। यानी जो रोगी व्यक्ति है उसको एक अलग रूम में रख देंगे, जिससे वो संपर्क में नहीं आई दूसरे व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में, क्योंकि ये क्या है, संक्रामक रोग है। रोगी की व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं को अलग रखना व उसको टाइम टू टाइम क्या रखना है, टीकाकरण करना है इसका। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब इसमें उपचार क्या करेंगे, तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना, चिकित्सक के निर्देशानुसार क्या देना, दवाई देना। ये हो गया किसके बारे में, खसरा रोग अर्थात मीसल्स के बारे में। तो ये अच्छे से याद करके जाना है, ये वाला बॉक्स। ठीक है, और साथ में ये भी याद करके जाना है, ये इतना खास नहीं है, ये वाला और ये वाला। तो ये दो आपको अच्छे से याद करके जाने हैं। और मीसल, खसरा को क्या बोलते हैं, मीसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका रोग आ रहा है सर्दी जुकाम। क्या आ रहा है, सर्दी जुकाम। किससे होता है सर्दी जुकाम, वायरस से, अर्थात ये होता है विषाणु से। किससे होता है, विषाणु से होता है। ठीक है, कौन सा विषाणु है, राइनो वायरस। कौन सा है, राइनो वायरस है। संचरण किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा। इसलिए क्या है, एक संक्रामक रोग है। क्या है ये, संक्रामक रोग। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलता है उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। क्या होता है इसमें, तो श्वास नलिका की ऊपर की श्लेष्मा झिल्ली, नाक तथा गला संक्रमित, आंख तथा नाक से तरल पदार्थ का निकलना व आंखों में क्या होती है, जलन होती है। तो ये हो गए इसके लक्षण है। ठीक है, अब देखिए इसके बचाव क्या करते हैं, तो खांसते छींकते समय मुंह को ढकना। जब हम खांसते व छींकते हैं तो मुंह पर क्या रखना चाहिए, रुमाल, अपने हाथ में रुमाल लेना चाहिए, साफ रुमाल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे उपचार, तो चिकित्सकीय सलाह है विटामिन सी की मात्रा बढ़ाना व भाप लेना। तो कौन सा विटामिन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, विटामिन सी की मात्रा बढ़ानी चाहिए, किसमें, सर्दी जुकाम में। तो आपको ये वाला याद करके जाना है और ये वाला, और साथ में यहां पर ये याद करके जाना कि सर्दी जुकाम में किस विटामिन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, विटामिन सी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास रोग आ रहा है दस्त। और दस्त को एक दूसरा क्या नाम है, पेचिस रोग है। क्या है, पेचिस रोग। ध्यान में रखना है दोनों शब्द।
किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है, अर्थात बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया है? इकोलाई। कौन सा बैक्टीरिया है? इकोलाई। संचरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाक्त भोजन व जल के द्वारा होता है। तो ये वाला अच्छे से याद करके जाना है कि जो दस्त है या पेचिस रोग है, ये होता है जीवाणु के कारण, और इकोलाई जीवाणु के कारण होता है, ये संचरित होता है। तो ये क्या है? आपका संक्रामक रोग है। ध्यान में रखना, ये संक्रामक रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं? तो मल के साथ चिपचिपा पदार्थ स्रावित होना, उल्टी आना, आंतों में संक्रमण, बार बार पतले दस्त आना, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, चेहरा मुरझा जाना, पेट दर्द, सिर दर्द, कमजोरी व तेज प्यास लगना। तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। ये याद अच्छे से याद करके जाना है कि इसमें आंत प्रभावित होता है और शरीर में पानी की कमी आ जाती है। ठीक है, पतले पतले दस्त लगते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बचाव। शौचालय साफ रखें, खाने पीने की वस्तुओं को ढकना, स्वच्छता, पानी उबालकर छान कर पिलाएं, फलों को गर्म पानी से धोकर खिलाएं, रोगी के मल तथा उल्टी को तुरंत नष्ट करें, खुला न छोड़ें। ये है। तो इसमें ज्यादा खासकर कुछ नहीं है। अब देखिए ओआरएस घोल। तो ओआरएस घोल किसमें पिलाया जाता है? आपका दस्त में, पेचिस रोग में। इलेक्ट्रोल चिकित्सकीय दवाइयां लेना, इलेक्ट्रोल दवाइयां इसमें ली जाती है। तो ये वाला अच्छे से याद करके जाना है, इसके लक्षण है ये याद करके जाना है, और इसमें ओआरएस का घोल दिया जाता है। ओआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। पीछे हमने ये पढ़ लिया है। आगे देखिए, अगला हमारे पास आ रहा है मलेरिया। देखिए अब तक हमने 10 रोग पढ़ लिए हैं, मलेरिया रोग आ रहा है। मलेरिया है, ये किसी कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। संचरण किसके द्वारा होता है? कीट मादा, मतलब एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए क्या है? ये संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अच्छा, इसके लक्षण क्या होते हैं? तो तेज ठंड के साथ बुखार आना, बुखार नियमित अंतराल में शरीर में दर्द, प्यास अधिक लगना, चेहरा लाल, लीवर तथा प्लीहा में सूजन व कमजोरी आना। तो ये हो गया मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया में क्या होता है कि तेज ठंड के साथ, मतलब हमें क्या लगेगी? सर्दी लगेगी। सर्दी लगने के बाद क्या आएगी? बुखार आएगी। बुखार आएगी मतलब नियमित अंतराल के तौर पर आती है ये। ठीक है, मतलब 4 घंटे बाद में, 5 घंटे बाद में, ऐसे क्या आती है? बुखार आती है इसमें। तो पहले ठंड लगेगी, ठंड ऐसे लगेगी चाहे आप 10-15 रजाई ओढ़ लो, तब भी ठंड नहीं मिटेगी। ठीक है, और ठंड लगने के बाद में आएगी आपकी बुखार। तो जब आपको ये लक्षण दिखे बॉडी में, तो आता है मलेरिया। क्या आता है? मलेरिया। और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण, और ये होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। अब बचाव कैसे करेंगे? तो घर के आसपास जल इकट्ठा नहीं होने देना, मच्छरों को नष्ट करना, फोगिंग करना, मच्छरदानी का उपयोग करना। तो ये याद करना है, फोगिंग करना। ये किसमें किया जाता है? किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मलेरिया रोग के उपचार के लिए। अब उपचार क्या करते हैं? रक्त की जांच व चिकित्सक के सलाह से दवाइयां ली जाती हैं। तो मेन रूप से आपको ये याद करना है और ये याद करना है, इसके अलावा इसमें फोगिंग करना ये याद करना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है अब क्या? रोग कारक। और किसके बारे में बात करेंगे? कृमि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बच्चों की सेहत पर कृमि के हानिकारक क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, विश्वास करना है। जो विश्वास करेगा वो फायदे में रहेगा। तो क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं? पहला है थकान और बेचैनी रहेगी। दूसरा है भूख न लगना। तीसरा है पेट में दर्द, मितली, उल्टी और दस्त लगते हैं। किसमें? कृमि से। अगला है मल में खून आना। नेक्स्ट है खून की कमी हो जाती है, मतलब एनीमिया रोग हो जाता है। कुपोषण, जो रोगी है वो कुपोषित हो जाता है। फिर नेक्स्ट है पेट में सूजन आ जाती है। और अगला है लगातार क्या आएगी? खांसी आएगी। और वजन में क्या हो जाएगी? कमी। तो ये किसके लक्षण हैं? कृमि के लक्षण हैं। जब भी ये लक्षण हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो गया है, हमारे कृमि से कोई रोग हो गया है। ठीक है, आगे देखिए। आगे अब बात लेते हैं
कृमि संक्रमण से बचाव के तरीके, कि हम किस प्रकार से कृमि से बच सकते हैं। पहला है इसमें खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं। नेक्स्ट है फलों और सब्जियों को खाने से पहले पानी से अच्छी तरह धोएं। अगला है साफ पानी या उबाल के पानी को पिएं। नेक्स्ट है जूते पहने। अगला है नाखून साफ और छोटे रखें। नाखून को साफ रखना है और छोटे रखना है। कई व्यक्ति क्या होते हैं, लेडीज होती हैं या फिर गर्ल्स होती हैं, वो अपने नाखूनों को लंबे लंबे रखती हैं, तो एक गलत बात है। इसमें क्या हो जाता है, फिर रोग होते हैं, मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, उसे व्यक्ति में रोग उत्पन्न होते हैं। अगला है खुली जगह में शौच न करें, शौचालय का क्या करें, प्रयोग करें। नेक्स्ट है शौचालय के आसपास सफाई रखें। लास्ट है बच्चों को कृमि नियंत्रण से फायदे समझाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब बात लेते हैं कृमि नियंत्रण के फायदे। मतलब जब हम कृमि का नियंत्रण कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, साफ सफाई तरीके से रहेंगे, तो क्या होगा। तो पहला है बच्चे आंगनवाड़ी या स्कूल रोजाना जा सकते हैं। मतलब जब बीमार नहीं होंगे तो बच्चा क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा और वो डेली आंगनवाड़ी जाएगा या फिर स्कूल जाएगा। अगला है वह चुस्त रहते हैं और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला है बच्चों का विकास सामान्य होता है, नॉर्मल होता है बच्चों का विकास, जैसा होना चाहिए वैसा होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ विशिष्ट रोग के बारे में। तो सबसे पहले पहला रोग आ रहा है यहां पर नारू। नारू रोग को क्या बोलते हैं, बाला रोग बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है ये नारू या बाला रोग, यह रोग सफेद धागों के समान गोलकृमि द्वारा होता है। तो इसमें क्या होते हैं, ये होता है आपका गोलकृमि के द्वारा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि नारू या बाला रोग किस कारण होता है, गोलकृमि, कृमि द्वारा जो रोग होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कृमि भी अलग अलग होते हैं। तो आपका नारू या बाला रोग होता है, ये होता है गोलकृमि द्वारा। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 30 से 125 सेंटीमीटर तक होती है। रोग का संचरण मतलब किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होगा ये जल, ये रोग। सूक्ष्म जीव कौन सा है, साइक्लोप्स सूक्ष्म जीव द्वारा जल के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में ये फैलता है। जैसे पुराने टाइम पर क्या हुआ करता था कि जो लोग धोरों के द्वारा क्या देते थे, खेतों में पानी दिया करते थे, और जो व्यक्ति राहगीर जा रहा है तो उसको प्यास लगती तो उसे वो उसी धोरे में से पानी लेकर के पी लेता था। तो वहां पर क्या होता था, उस जल में पाया जाता था ये आपका गोलकृमि, और वो गोलकृमि हमारे उस शरीर में प्रवेश कर जाता था और वो फिर धीरे धीरे वृद्धि करता था। इस प्रकार से ये रोग नारू या बाला रोग पुराने टाइम पर ज्यादा फैलता था। रोग का कारण क्या है, तो पहला है अस्वच्छ एवं बिना छाने जल का सेवन करना। दूसरा है कुएं, तालाब अथवा बावड़ी का संदूषित जल पीने से, क्योंकि कुएं, तालाब और बावड़ी क्या होते हैं, ये खुले होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, ये ज्यादा पाए जाते हैं, क्या, गोलकृमि पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसके लक्षण क्या है नारू या बाला रोग के, तो पहला तो है हाथ या पैर की त्वचा पर फुंसी होगी। मतलब इसमें फुंसी होगी, फुंसी होगी, फिर हम फोड़ेंगे, फोड़ लिया हमने, अब फिर वो दोबारा से वो फुंसी और दूसरी फुंसी बनाएगी, फिर ऐसे हम फोड़ते रहेंगे, वो ज्यादा होता रहता है, तो फुंसी फोड़ने से ज्यादा रहता है ये। ठीक है, तो फुंसी के रूप में निकलती है शरीर पर। दूसरा है मादा कृमि मांसपेशियों में विकास करती है। तीसरा है फुंसी की जगह अत्यधिक दर्द होता है, जो फुंसी आपने फोड़ी उस पर बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द होगा। चौथा है इसमें बुखार आती है। पांचवा है अगर कृमि को समय पर नहीं निकाला जाए तो यह मरने पर विषैला पदार्थ छोड़ती है, जिससे गांठ बन जाती है। तो समय रहते इसका उपचार कराना जरूरी है, अन्यथा बार बार शरीर पर फुंसियां उत्पन्न होंगी, हम फोड़ेंगे और ये आगे से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, बचाव क्या करेंगे इसमें, तो पहला है जल को छानकर पिए, पहली बात तो यह है। दूसरा है जल को उबाल कर पिए, यही इसे क्या है, उपचार है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब किसके बारे में, कुष्ठ रोग के बारे में। अब हमारे पास आ रहा है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। कारण क्या है कुष्ठ रोग का, तो कारण है पहला, यह रोग रोगी से निरंतर स्पर्श द्वारा फैलता है, मतलब ये टच करने से ज्यादा फैलता है। ठीक है, लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। लक्षण क्या है,
तो इसका पहला लक्षण है त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। दूसरा है ये चकत्ते सुन्न हो जाते हैं, सुन्न होते हैं, पता नहीं चलता इसके बारे में। तीसरा है इन पर चोट, जलन, दर्द आदि का अनुभव नहीं होता, मतलब जो चकत्ते बनते हैं बॉडी पर उनमें सुन्न आ जाती है, और जब सुन्न आएगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो इस पर जलन, दर्द वगैरह का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। चौथा है इसके अधिक संक्रमण से संक्रमित अंग कार्य नहीं करते हैं, मतलब जहां पर जिस अंग पर हुआ है वो अंग कार्य करना बंद कर देता है धीरे धीरे। पांचवा इसका लक्षण है अंगुलियों की विकृति हो जाती है, जो अंगुलियां हैं वो क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। अब इसके बचाव क्या करते हैं, बचाव, तो बचाव में पहला है ऐसे रोगी को अलग से रखा जाए, जिसको भी कुष्ठ रोग हुआ है उस व्यक्ति को अलग रखा जाए। दूसरा है उस उनके द्वारा काम में ली जाने वाली सामग्री अलग से रखें। और तीसरा है उनके कपड़ों को डेटोल आदि से धोएं। ठीक है, अब उपचार क्या करेंगे इसका, तो उपचार में पहला है शल्य चिकित्सा करते हैं। दूसरा है टाइम पर टीकाकरण कराएं व्यक्ति को। और तीसरा है पूरा अंग क्षतिग्रस्त होने पर कृत्रिम अंग को लगाना, मतलब जिस अंग पर आपका क्या हुआ है, कुष्ठ रोग हुआ है, तो वो अंग क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो उस अंग को शरीर से अलग करके वहां पर क्या लगाना पड़ता है, कृत्रिम अंग, आर्टिफिशियल ऑर्गन लगाना पड़ता है। तो ये हो गया उपचार। तो कुष्ठ रोग बहुत खतरनाक क्या होता है, रोग होता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है ये। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब नया रोग आ रहा है क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको क्या बोलते हैं, एड्स। ठीक है, तो एड्स की फुल फॉर्म आ सकती है पहली बात तो AIDS। तो ए का मतलब क्या हो गया है, एक्वायर्ड, आई का मतलब हो गया इम्यूनो, और डी का मतलब हो गया डेफिशिएंसी, और एस का मतलब हो गया है सिंड्रोम। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं एड्स, और ये एड्स एक किसके कारण फैलता है, विषाणु के कारण फैलता है। तो यह एक लाइलाज प्राण घातक यौन संचारित रोग है। किस प्रकार का रोग है ये, यौन संचारित रोग है, जिसमें रोगी का प्रतिरक्षी तंत्र नष्ट हो जाता है। तो इसमें जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ये बात ध्यान में रखनी है। जिससे मनुष्य के रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, जो हमें रोगों से लड़ाता है, जैसे जीवाणु बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ता है हमारा जो तंत्र, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। और जब प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाएगा तो हम छोटी से छोटी बीमारी से भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे। तो एड्स में क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, और ये किससे होता है, यौन संचारित रोग है। क्या है ये, यौन संचारित रोग है। अब रोग के कारण देख लेते हैं। पहला है HIV। HIV का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो HIV वायरस के कारण ये क्या होता है, फैलता है, पहली बात। दूसरा है असुरक्षित यौन संबंधों के कारण फैलता है। जब हम क्या करते हैं, सेक्स करते हैं, सेक्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, असुरक्षित यौन सेक्स करते हैं, संबंध बनाते हैं हम, तो भी ये फैलता है। ठीक है, तीसरा है रक्त लेते समय एवं इंजेक्शन लगवाते समय दूषित सुई से भी फैलता है। चौथा है संक्रमित ब्लेड, उस्तरे तथा नाई द्वारा काम में लाए जाने वाले धारदार उपकरणों से भी क्या होता है, फैलता है। और पांचवा है संक्रमित मांस से गर्भ में पल रहे बच्चे को भी फैलता है। कैसे, मान लीजिए कोई लेडीज क्या है, एड्स से पीड़ित है, अब मान लीजिए उसके वो क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उस बच्चे में भी क्या होगा, ये एड्स हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, इनको पक्का याद करना है, इन लक्षणों को। यहां से क्वेश्चन आएगा कि आपका एड्स फैलता या फैलता नहीं है, फिर ऑप्शन देगा, तो ये याद करके जाना। यहां से 4-5 बार क्वेश्चन पूछ लिया है राजस्थान की जो कंपटीशन एग्जाम हुई वहां पर। ठीक है, देख लेना आप, प्रीवियस निकाल लेना है, मैं भी करवा दिया है, मैंने कम से कम 200 क्वेश्चन करा दिए हैं इसके आए हुए क्वेश्चन। तो कई बार मैंने देख लिया है कि ये क्वेश्चन 4-5 बार आ चुका है इन इससे, कि निम्न में से किससे एड्स फैलता है या किससे नहीं फैलता है, फिर वो 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे अब बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, किसके, एड्स के। तो पहली बात है, जो एड्स है इसमें लसिका ग्रंथि में क्या जाती है, सूजन आ जाती है। दूसरा है रक्त की
ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने से ज्वर तथा रक्त स्राव हो जाता है। यानी कि जो आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसमें आरबीसी की कमी आ जाती है, ध्यान में रखना है। आरबीसी की कमी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, आरबीसी कमी आएगी तो जो आपका ज्वर है मतलब बुखार वो ज्यादा होगा और रक्तस्राव भी क्या होगा, ज्यादा रहेगा। तीसरा है रात्रि के समय पसीना ज्यादा आता है इसमें, किसमें, एड्स में। और चौथा है शरीर के वजन में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, शरीर में क्या जाएगी, कमी। और पांचवा है स्मृति कम, मतलब जो मेमोरी है हमारी वो कमजोर पड़ जाएगी, बोलने में कठिनाई आएगी, सोचने की क्षमता में कमी हो जाएगी, जो हमारी थिंकिंग पावर है वो कम हो जाएगी। छठवा है इसमें प्रतिरोधी क्षमता कम होने के कारण अन्य रोगों के संक्रमण का खतरा होता है। मतलब जब हमारा प्रतिरोधी तंत्र कमजोर पड़ जाएगा, और प्रतिरोधी तंत्र क्या होता है, जो रोगों से हमें लड़ाता है हमारा शरीर, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। तो जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा तो हम छोटी से छोटी बीमारी से भी जल्दी से बीमार हो जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलो अब इसमें बचाव क्या होते हैं। तो पहला है इसमें दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई ब्लेड का उपयोग दाढ़ी बनाने में नहीं करना चाहिए। मतलब एक ब्लेड से एक बार ही एक व्यक्ति क्या करनी चाहिए, दाढ़ी करनी चाहिए। दूसरा है एचआईवी संक्रमित रक्त नहीं चढ़ाए जाए। जो हम रक्त चढ़ाते हैं ना, तो एचआईवी व्यक्ति का संक्रमित रक्त नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरा है सिरिंज और इंजेक्शन की सुई को उपयोग के बाद नष्ट कर देना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति के इंजेक्शन लगा रहे हैं तो एक व्यक्ति को जो इंजेक्शन लिया जा रहा है वो एक बार ही काम में लिया जाए, बार बार काम में नहीं लिया जाए। एक बार काम में लेने के बाद उसको नष्ट कर दिया जाए। और चौथा है संयमित जीवन शैली अपनाना चाहिए। ठीक है, उपचार क्या है, उपचार है एड्स से बचाव ही उपचार है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो एड्स है, एड्स का टेस्ट क्या है। तो इसके लिए टेस्ट है, इसका टेस्ट ध्यान में रखना है। इसका टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट करा करके हम ये पता करते हैं कि हमारे एड्स है या फिर नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है, एलिसा किसका टेस्ट है, एड्स का, ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आगे अब बात करते हैं किसके बारे में, कैंसर के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, कैंसर के बारे में। चलो, यह एक क्या है, घातक रोग है। और इसका रोग कारक क्या है, ये जीन के कारण फैलता है, ओनकोजीन। ये वायरस गलत लिख दिया, मिस प्रिंट है, यहां पर क्या है, मिस प्रिंट, किताब में मिस प्रिंट है ये। यहां पर ओनकोजीन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ओनकोजीन। ओनकोजीन है, ये वायरस गलत लिख दिया है, क्योंकि कैंसर ये वायरस जीवाणु बैक्टीरिया के कारण नहीं फैलता है, ये ओनको जो जीन है, ओनकोजीन। ओनकोजीन इसके लिए क्या है, उत्तरदायी है। क्वेश्चन आएगा कैंसर का रोग कारक कौन है, तो वो है ओनकोजीन। जब ओनकोजीन सीडी के जीन में बदल जाती है तब क्या होता है, कैंसर होता है। और ओनकोजीन जब सीडी के जीन में बदल जाती है तो जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। ठीक है, अब देखिए रोग का कारण क्या होता है। तो पहला है कोशिका विभाजन क्या होता है, अनियंत्रित होता है, जिससे व्यक्ति में गांठ बन जाती है। दूसरा है कोशिका विभाजन तीव्रता से होता है, तो कोशिका विभाजन अनियंत्रित रूप से होगा और फास्ट होगा इसमें। ये दो बात ध्यान रखनी है। अब लक्षण क्या होते हैं कैंसर के। तो पहला है शरीर के अनियंत्रित कोशिका विभाजन वाले क्षेत्र में अर्बुद, जिसको बोलते हैं गांठ का निर्माण होता है। तो कोशिकाएं जब अनियंत्रित रूप से विभाजन करेंगी तो गांठ बनेगी सबसे पहले। दूसरा है प्रारंभिक अवस्था में गांठ में दर्द नहीं होता है, मतलब जब गांठ बनती है तो इसमें दर्द नहीं होता है, तो शुरुआत में पता नहीं चलता है इस रोग के बारे में। ठीक है, तीसरा है अग्रिम अवस्था में गांठ में असहनीय दर्द होता है। जब गांठ धीरे धीरे बढ़ेगी तो इसमें असहनीय दर्द होता है जो सहन नहीं होता है। ठीक है, चौथा है यह रोग जीव, कंठ, अस्थि, रक्त, फेफड़ों, गर्भाशय आदि में हो सकता है। तो ये हो गई इसके लक्षण। अब बचाव क्या करेंगे इसमें, तो बचाव के बारे में देख लो। यह प्रारंभिक अवस्था में इसका पता चल जाता है, मतलब अगर प्रारंभिक अवस्था में पता चलता है, मतलब जब गांठ बनती है तो इसमें क्या की जाती है, कीमोथेरेपी व रेडियोथेरेपी से रोगी को बचाया जा सकता है। बचाया जा सकता है, लेकिन कंप्लीटली ये नहीं कह सकते बचाया जा सकता है। अगर ये ये हो जाता है, काम कर जाती है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, तब तो बच जाता है।
ठीक है, अगर ये काम नहीं करते तो व्यक्ति बच नहीं पाता है। आवश्यकता पड़ने पर कैंसर ग्रसित अंग को निकालकर, या फिर जिस अंग में क्या है, कैंसर है, तो उस अंग को ही क्या कर दिया जाए, शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, तब बच सकता है व्यक्ति। ठीक है, उपचार क्या करते हैं इसमें, तो उपचार शल्य क्रिया, कोबाल्ट थेरेपी की जाती है। कौन सी थेरेपी की जाती है, कोबाल्ट थेरेपी और कीमोथेरेपी की जाती है। ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में, तो ध्यान में रखना है इसके बारे में। कैंसर किसके कारण होता है, ये एक क्या है, आपका ओन्कोजीन के कारण होता है, मतलब कोशिका विभाजन के, कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से होता है। ये इसमें याद करना है, जो मैंने आपको बॉक्स बनाए हैं वो अच्छे से याद करके जानना है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है हिपेटाइटिस ए रोग, रोग कारक व वायरस। तो हिपेटाइटिस है, इसका संचरण का माध्यम क्या है, तो इसका संचरण का माध्यम है जल। तो हिपेटाइटिस ए जल के माध्यम से फैलता है। लक्षण क्या होते हैं हिपेटाइटिस ए के, तो पहला लक्षण है लीवर का कमजोर होना। लीवर क्या होता है, कमजोर हो जाता है। और हेपेटाइटिस किसके कारण फैलता है, वायरस के कारण। और वायरस को क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषाणु। ध्यान में रखना है, मैं जो करा रहा हूं वो बहुत ही अच्छा करा रहा हूं, विश्वास रखना है। और हमारा आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम डेली फ्री क्लास लेते हैं। ये क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपका 4th ग्रेड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा साइंस का। उसके बाद में हम या तो मैथ स्टार्ट करेंगे या फिर इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, वो भी कंप्लीट कराएंगे फिर। ठीक है, लगातार बनी रहिए, आपका साथ रहेगा, हम सिलेबस को अच्छे से कराएंगे, आपको लगातार प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला तो हो गया इसका लक्षण लीवर का कमजोर होना। दूसरा है लीवर में पानी भरना, लीवर में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। और तीसरा है पाचन क्षमता का कम होना, जो पाचन क्षमता है वो क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। तो हिपेटाइटिस ए में कौन प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, यहां पर देखना है, तो लीवर प्रभावित होता है। लीवर का मतलब यकृत। ध्यान रखना अच्छे से कि हिपेटाइटिस रोग ए में आपका लीवर या यकृत प्रभावित होता है। अब बचाव क्या करते हैं इसमें, तो बचाव करते हैं, पहला है उबलते हुए पेयजल का प्रयोग करें। दूसरा है समय समय पर इसका टीकाकरण कराएं। अब उपचार क्या करते हैं, तो उपचार में हम एंटीबायोटिक्स मतलब प्रतिजैविक दवाइयां लें चिकित्सक की सलाह के अनुसार। यही इसका क्या है, उपचार है। आगे देखिए, आगे हमारे पास आ गया हीमोफीलिया रोग। कौन सा रोग है, हीमोफीलिया। यह एक आनुवांशिक रोग है। पहली बात है, क्वेश्चन आएगा हीमोफीलिया होता है जीवाणु से, बैक्टीरिया से, या फिर आनुवांशिक रोग है, इस प्रकार से आएंगे। तो हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवांशिक रोग है। इसके जीन पुरुषों के लिंग गुणसूत्र एक्स पर पाए जाते हैं। तो ये जो रोग है हीमोफीलिया रोग, इसके जीने कहां पर पाए जाते हैं, पुरुषों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, पुरुषों में, महिलाओं में नहीं पाए जाते हैं, पुरुषों में पाए जाते हैं। और किस पर पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र पर। और लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, पुरुषों में एक्स एक्स होते हैं, तो एक्स पर पाए जाते हैं। ध्यान में रखना ये बात अच्छे से, पर पाए जाते हैं। ये जिन स्त्रियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि इसका संचरण कौन करती है, महिलाएं करती हैं। देखिए जो हीमोफीलिया रोग है, ये इसकी जीन तो पाई किस में जाती है, पुरुष में। किस पर, लिंग गुणसूत्र पर। और लिंग गुणसूत्र क्या पाए जाते हैं, पुरुष में एक्स एक्स। लेकिन हीमोफीलिया का संचरण कौन करती हैं, महिलाएं, स्त्रियां करती हैं। देखिए ये बात अच्छे से याद करके जानना है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में महिलाएं इसको स्थानांतरित करती हैं। लक्षण क्या होता है इसका, तो लक्षण देखिए, एक पहला है इस रोग में साधारण पे चोट लगने पर रुधिर का बहना बंद नहीं होता है। मतलब जब चोट लगती है तो रुधिर का थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं, थक्का नहीं जमता है, तो लगातार रुधिर बहता रहेगा। और जब लगातार रक्त बहेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। दूसरा है रुधिर का इसमें थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन आएगा कौन से रोग में रुधिर का थक्का नहीं जमता है, तो वो है आपका हीमोफीलिया रोग। तीसरा है अत्यधिक रक्तस्राव से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए जब व्यक्ति के शरीर पर चोट लगी, चोट लगने से रक्त लगातार बह रहा है, और जब पूरे शरीर का रक्त बह जाएगा तो व्यक्ति तो मौत होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इसमें।
उपचार क्या करेंगे, तो रोगी को समय पर उचित रक्त समूह का रक्त चढ़ाकर बचाया जा सकता है, इसका ये उपचार है। तो हीमोफीलिया में ध्यान में रखना है, हीमोफीलिया जो रोग है इसकी जीन पाई जाती है पुरुष में लिंग गुणसूत्र एक्स पर, और इसका जो संचरण करेंगी वो स्त्रियां करती हैं। इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता है, रुधिर लगातार बहता रहता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं अब खाद्य विषाक्त रोग। खाद्य विषाक्तन रोग क्या है, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से फैलता है। खाद्य विषाक्त कैसे रोग फैलता है, आपने बंद डिब्बे में रसगुल्ले वगैरह देखे होंगे, जब ये कई दिनों तक पड़े रहते हैं तो इससे जीवाणु बैक्टीरिया वृद्धि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बैक्टीरिया। तो इसमें जो बैक्टीरिया वृद्धि कर लेते हैं, जब फिर हम ये खा लेते हैं ये बंद डिब्बे का खाना, तो ये जो वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उससे क्या हो जाता है, खाद्य विषाक्त रोग होता है। ठीक है, ये बात अच्छे से याद करनी है आपको। तो खाद्य विषाक्त रोग किसके द्वारा फैलता है, ये आपका जीवाणु के कारण फैलता है, ध्यान में रखना है। किसके कारण फैलता है, जीवाणु के कारण। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से फैलता है। लक्षण क्या है, उल्टी होना और जी घबराना इसके लक्षण हैं। कारण क्या है, संदूषित भोजन में सूक्ष्म जीवों द्वारा विषैला पदार्थ उत्पन्न होता है। जो बंद डिब्बे होते हैं जब ये अधिक दिनों तक पड़ी रहते हैं तो इसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और बैक्टीरिया उस भोजन को जहरीला बना देते हैं। होता है जो भोजन को जहरीला अर्थात विषाक्त बना देते हैं। बचाव क्या करेंगे, संदूषित भोजन खाने से बचें, अर्थात जो बंद डिब्बे का खाना है जो लंबे समय तक पड़ा रहता है उसको खाने से बचें। उपचार क्या करेंगे, तो समय पर चिकित्सक के परामर्श प्राप्त करें, समय समय पर चिकित्सक के पास परामर्श लें। आगे देखिए, आगे हमारे पास आ रहा है अब स्वाइन फ्लू, नया रोग है स्वाइन फ्लू। रोग फैलने के कारण क्या है स्वाइन फ्लू के, तो स्वाइन फ्लू है, पहला है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर यह फैलता है। दूसरा है गंदे व संक्रमित हाथों से फैलता है। रोग के लक्षण क्या होंगे, तो पहला है गले में तकलीफ होती है, दूसरा है जुकाम लगती है, और तीसरा है बुखार होती है इसमें। रोकथाम कैसे करेंगे इसके, तो रोकथाम पहला है अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं। दूसरा है छींकते व खांसते समय रुमाल व टिश्यू पेपर का उपयोग करें। तीसरा है भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, और पांचवा है मास्क का प्रयोग करें। उपचार क्या करते हैं, तो इसमें करते हैं टेमी फ्लू की जाती है। तो ये याद करना कि टेमी फ्लू कौन से रोग में की जाती है, तो वो की जाती है स्वाइन फ्लू में। तो टेमी फ्लू के द्वारा स्वाइन फ्लू का उपचार किया जाता है। तो ये हो गया आपका स्वाइन फ्लू के बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है एनीमिया रोग। क्या है एनीमिया रोग, पहली बात रोग का कारण क्या है, तो शरीर में लोह तत्व की कमी, शरीर में खून की कमी, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो आपका जो किसके कारण होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण, एक होता है लोह तत्व की कमी के कारण अर्थात आयरन की कमी के कारण होता है, या फिर खून की कमी के कारण होता है। ये तीनों बात ध्यान रखनी है। तो एनीमिया किससे होता है, या तो शरीर में आयरन की कमी हो जाए, या फिर शरीर में खून की कमी हो जाए, या फिर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तब एनीमिया रोग होता है। रोग का लक्षण क्या है, पहला है चेहरा सफेद पड़ जाना, मतलब जो चेहरा है मतलब शरीर गोरा हो जाएगा। ठीक है, जब एनीमिया रोग हो जाएगा तो शरीर एकदम बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। दूसरा है शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तीसरा है जल्दी थकान आती है काम करने से। चौथा है चक्कर आने लग जाते हैं, और पांचवा है जीभ पर सफेद छाले शुरू हो जाते हैं बनना। अब बचाव क्या करेंगे इसमें, तो शारीरिक आवश्यकता अनुसार पौष्टिक आहार लेना, यानी जिस भोजन में आयरन की मात्रा ज्यादा है वो हमें खाना चाहिए। अंकुरित दालें खाएं, अनाज, और वह हरी पत्ती सब्जियां, क्योंकि हरी पत्ती सब्जियों में क्या पाया जाता है, आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अंजीर, चुकंदर, बैंगन, तिल आदि खाना चाहिए। चुकंदर में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है अधिक मात्रा में। ठीक है, तो इसमें ये हो जाती है। उपचार क्या करते हैं, तो उपचार करते हैं इसमें आयरन की गोली दी जाती है। किसके द्वारा, आप जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको एनीमिया होता है तो आपको आयरन की गोली दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया एनीमिया रोग के बारे में। आगे देखिए,
आगे अब बात कर लेते हैं डेंगू या फिर डेंगू रोग के बारे में, डेंगू या डेंगू रोग के बारे में। तो यह एक वायरल बीमारी है। क्या है ये? वायरल बीमारी है, जो डेंगू वायरस किसके कारण होता है? डेंगू विषाणु के कारण होता है। वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। कई देखिए बंदे होते हैं उनको पता नहीं होता है, तो इसको ही वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। के 4 प्रकारों में से किसी एक प्रकार डेंगू वायरस से होती है। तो डेंगू के 4 प्रजाति पाए जाते हैं। 4 प्रजाति में से किसी भी एक प्रजाति से ये हो सकता है। ये किसके द्वारा फैलता, मतलब ये इसका प्रसार किसके द्वारा होता है? तो डेंगू रोग मादा एडिज एजिप्टाई, मादा एडिज एजिप्टाई मच्छर के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन आएगा डेंगू रोग किसके कारण फैलता है, इसका वाहक कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रसार को क्या बोलते हैं? वाहक। तो पूछ सकता है डेंगू रोग का वाहक कौन है या इसका प्रसार कौन करता है, तो वो करता है मादा एडिज एजिप्टाई करता है। ठीक है। अब कारण क्या है इसके? तो कारण है, पहला है गंदे पानी में मच्छरों के पनपने से डेंगू होता है, कीटों के पनपने के कारण होता है, मच्छरों के काटने के कारण ये होता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के कारण होता है। जब शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है तब कौन सा रोग होता है आपका? ये डेंगू, अर्थात डेंगू रोग में शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगला है गड्ढों व कूलर में भरे पानी में मच्छरों के पनपने के कारण भी होता है। मतलब जो कूलर वगैरह होते हैं जब लंबे समय तक वह इनको साफ वगैरह नहीं करते, इनका पानी नहीं बदलते हैं, तो वहां पर भी मच्छर अधिक मात्रा में फैलते हैं और उनके काटने से भी क्या हो सकता है? डेंगू हो सकता है। अब लक्षण क्या है इसके? तो संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 14 दिनों बाद डेंगू रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये याद करना है, काटने के 3 से 14 दिनों बाद डेंगू के हमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं। ठीक है, लक्षण तभी दिखाई देते हैं। और इसके क्या लक्षण होंगे? तो पहला होगा तेज ठंड लगकर बुखार आना, मतलब हमें क्या लगेगी? सर्दी लगेगी, सर्दी लगने पर के बाद में क्या आएगी? बुखार आएगी। अगला है सिर दर्द होगा। नेक्स्ट है आंखों में दर्द होगा। अगला है बदन व जोड़ों में दर्द होगा, मतलब जोड़ों में इसे दर्द होता है, किसमें? इसमें डेंगू में। नेक्स्ट है भूख कम लगना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है जी मचलाना, उल्टी आना, ये इसके लक्षण है। अगला है दस्त लगना। नेक्स्ट है चमड़ी के नीचे लाल चट्टे आना। और नेक्स्ट है गंभीर स्थिति में आंख व नाक में खून भी निकलना शुरू कर देता है। ठीक है, अधिक मात्रा में फैलने पर नाक व आंख से खून आना शुरू हो जाता है। अगला देखिए, अब इसके बचाव क्या करेंगे? बचाव के उपचार, ये है आपके बचाव के उपचार। तो पहला है घर के अंदर जैसे कूलर और आसपास के गड्ढों में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जहां पर पानी जमा होता है वहां पर मच्छर पनपते हैं। नेक्स्ट है अगर किसी चीज में हमेशा पानी भरकर रखते हैं तो पहले उसे साबुन और पानी से भली प्रकार से धो लेना चाहिए, जिससे मच्छर के अंडों को हटाया जा सके। नेक्स्ट है घरों में कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए ताकि जो कीट हैं वो वहां पर नहीं रहे। अगला है कूलर का उपयोग न होने पर उसमें जमा पानी को निकालकर सुखा दें। तो कूलर का जब हम उपयोग नहीं करते और उसमें पानी पड़ा है तो उस पानी को बाहर निकाल दें ताकि वहां पर मच्छर ना पनपे। नेक्स्ट है खिड़की और दरवाजों में जाली लगाकर रखें। और अगला है शरीर को पूरा ढककर रखें। कब? गर्मियों के दिनों में, क्योंकि ज्यादा गर्मियों के दिनों में ये मच्छर पनपते हैं। नेक्स्ट है रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, और ये भी कब करना चाहिए? गर्मियों के टाइम, क्योंकि सर्दियों में तो मच्छर वगैरह आते नहीं है इतने। अगला है मच्छर रोधी स्प्रे क्रीम आदि का उपयोग करें। तो जब मच्छर ज्यादा होते हैं तो अपने शरीर पर जो मच्छरों से बचाव के लिए एक क्रीम आती है मार्केट में, वो लगाकर सोए तो उससे मच्छर आपके पास नहीं आएंगे, वो काटेंगे भी नहीं। अगला है अपना परिवेश स्वच्छ रखें। नेक्स्ट है अपने आसपास में अगर किसी डेंगू मरीज का पता चलता है तो इसकी निगरानी, इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम को दे, जिससे तुरंत मच्छरों की रोकथाम का प्रबंध किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गई इसके बचाव के उपचार। अगला है अब रोगी को तुरंत डॉक्टर की सलाह अनुसार, यानी उपचार कैसे करें।
पीछे तो था बचाव कैसे करें, अब आ रहा है उपचार के बारे में। तो रोगी को तुरंत डॉक्टर की सलाह अनुसार आराम करना चाहिए और समय पर दवा लेनी चाहिए। दूसरा है रोगी को पर्याप्त मात्रा में आहार और पानी लेना चाहिए। नेक्स्ट है नियमित प्लेटलेट्स की जांच करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट है पपीते के पत्ते का रस पीना चाहिए, क्योंकि इससे प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ती है। तो प्लेटलेट्स की मात्रा किससे बढ़ती है? पपीते के पत्तों के रस पीने से। ठीक है, ये ज्यादा पिलाया जाता है, डॉक्टर भी इसी को पीने की सलाह देता है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद करके जाना आपको। आगे देखिए, आगे अब बात कर लेते हैं टीका के बारे में। टीका क्या होता है? जिसको बोलते हैं वैक्सीन। ठीक है, यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी तब से हमारे शरीर में हमेशा के लिए विद्यमान हो जाते हैं और रोग से हमारी रक्षा करते हैं। टीका या वैक्सीन ऐसे ही कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। तो टीका कैसे बनाया जाता है? मतलब किसी भी रोग का अगर हमें टीका बनाना है तो क्या करते हैं, जैसे आपका आया था, क्या आपका कोरोना आया था? क्या आया था? कोरोना आया था। तो क्या करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए? जो कोरोना है, कोरोना सूक्ष्म जीवों के क्या किया जाता है? मारा जाता है। इनको मार दिया जाता है। मार करके फिर इनको शरीर में प्रवेश कराया जाता है। क्या कराया जाता है? प्रवेश। जब हमारा जब ये प्रवेश कराया जाता है तो हमारा शरीर क्या करेगा? इनके विपरीत क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। क्या करेगा? एंटीबॉडी, अर्थात इनको मारने के लिए कुछ पदार्थ बनाएगा, ऐसे समझिए एंटीबॉडी को। अब देखिए ये तो मर्द था तो काम तो आएगा नहीं। अब देखिए वो एंटीबॉडी वो सदा के लिए क्या रह गई? सुरक्षित रह गई है, क्योंकि काम तो आई नहीं मारने के लिए, वो सुरक्षित हो गई है। अब कभी भी कोई जीवित कोरोना हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो बनी बनाई एंटीबॉडी डायरेक्ट आक्रमण करेगी। किस पर? कोरोना पर, जिसे व्यक्ति उस रोग से बच जाता है। तो इस प्रकार से बनाया जाता है आपका टीका या फिर वैक्सीन किसी भी रोग का। ठीक है, अब ये देख लीजिए, क्या आप जानते हो? देखिए जो ये नोट्स हैं ये आरबीएससी की बुक से उठाता हूं मैं हमेशा। और आरबीएससी की बुक पहले चलती थी पुराने टाइम पर, 2017 से पहले चलती थी हमारे टाइम पर। ठीक है, 2012-13 में हमने 10th किया था, उस समय ये चलती थी। वो बुक मेरे पास है, वहीं मैं पढ़ाता हूँ और यहीं से क्वेश्चन आते हैं साइंस के, आपको डरना नहीं है। ये पढ़ना है। एडवर्ड जेनर ने 1958 में, कब? 1958 में चेचक के टीके की खोज की थी। ये अच्छे से याद करके जाना है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। कब की थी? 1758 में। कब की थी? 1758 में। मैंने गलती बोल दिया होगा, है ना? तो 1758 में की थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1798 में इसने की थी खोज, किसकी? चेचक की। तो ये होता आपका ये टॉपिक, और ये आपका 4th ग्रेड का सिलेबस भी यहाँ पर कंप्लीट होता है साइंस का। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। क्योंकि जितना ज्यादा आपको आपसे हमें सपोर्ट मिलेगा उतना ज्यादा हम क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। क्योंकि आपका साथ रहेगा तभी हमारा क्या रहेगा? विकास रहेगा। क्योंकि जब दोनों तरफ से साथ मिलता है, हम आपको सहयोग करें और आप हमें सहयोग करें, तभी काम बनता है। ठीक है, क्योंकि जब दोनों हाथ काम करते हैं तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो इस बात को अपने मन में बिठाए रखें। तो इसलिए चैनल को, क्योंकि आप देखते हो हम फ्री देते हैं, तो आपका दायित्व है कि हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं।